नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। वाराणसी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई कल। मामले की सुनवाई होगी। मामले की सभी याचिकाओं पर कल सुनवाई सुनिश्चित हुई है। 20 मई को हड़ताल की वजह से कल सुनवाई सुनिश्चित हुई है। 20 मई को अधिवक्ताओं और प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे। कमीशन की रिपोर्ट भी 19 को ही पेश करने का आदेश हुआ है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 दिन का वक्त हालांकि दिया गया था। 20 मई को रिपोर्ट पेश होनी थी, लेकिन अब ये रिपोर्ट भी 19 मई को पेश होगी। साथ में जो वादी और प्रतिवादी पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई है, उस याचिका पर भी कल ही सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा पर बड़ी बैठक की है। सूबे में बढ़ते सड़क हादसों और उनमें होती मौतों को लेकर सीएम काफी गंभीर नजर आए। बैठक में सर्किल तहसील स्तर के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में दर्जन भर विभाग प्रमुखों के साथ नगर आयुक्तों, अधिशासी अधिकारियों की मौजूदगी रही। यही नहीं, करीबन दर्जन भर विभाग प्रमुखों को इस बैठक में रहने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 21 मई को सपा विधानमंडल दल की बैठक होनी है। 21 मई को शाम को 5 बजे सपा कार्यालय पर बैठक होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर बैठक होगी। सभी विधायकों को बैठक में बुलाया गया है। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य इस बैठक के लिए बुलाए गए हैं। तो आपको बता दें, बड़ी खबर लखनऊ से, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर बैठक होगी। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 27 महीने से वो सीतापुर जेल में बंद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रामपुर की अदालत में उनकी पेशी भी हुई है। लेकिन इस बार रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। मामला रामपुर के गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती के मकानों को उजाड़ने का, जिसका आरोप आजम खान और उनके सहयोगियों पर लगा है। बस्ती के लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौज, लूटपाट करने के 12 मुकदमे आजम खान और उनके सहयोगियों पर थानागंज में दर्ज हुए हैं और इन 12 मुकदमों में से कुछ मामलों में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चार्ज फ्रेम किया जा चुका है और कुछ मामलों में चार्ज फ्रेम होना बाकी है। अब स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट न्यायाधीश ने आजम खान को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। योगी सरकार का सख्त आदेश है कि किसी गरीब के आशियाने पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो वहीं संत कबीर नगर के बारीडीह के ग्राम प्रधान सरकारी जमीन पर निजी स्कूल खड़ा करके पीड़ित के आशियाने को उजाड़ने और वहां पर लगे हरे पेड़ों पर बुलडोजर चलवाते हुए नजर आए हैं। पीड़ित ने डीएम से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई। तो वहीं प्रधान का कहना है कि शासन की मंशा है कि पंचायत भवन का निर्माण कार्य कराया जाए, इसलिए जमीन को खाली कराया जा रहा है। उन्होंने आरोप को निराधार बताया है। जी, हम यहाँ पर रहते थे, जो कि प्रधान जी हमको उजाड़ना चाहते हैं और हम यहाँ पर आम, नींबू, कटहल के पेड़ लगाए थे, जो कि प्रधान जी उखाड़वा के फेंकवा दिए बुलडोजर से। और समस्या हमारी यही है, हमारे पास रहने का घर नहीं है, जो कि हम यहाँ पर आज 4 साल से पड़े हुए हैं। जो कि हमारी शादी हुई 4 साल हो गई, हमारे मम्मी पापा हमको अलग कर दिए, जो कि हम अपने थोड़ा सा गलती किए थे, अपने मन से शादी किए थे, इसीलिए यहाँ पर रहते थे। और प्रधान जी हमको यहाँ से उखाड़ के हटाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती यहाँ पर कब्जा खुद प्रधान जी करके बैठे हुए हैं। शिकायतकर्ता जो 5-6 भाई है, उसके सभी भाई मकान में रहते हैं। उसके पास पक्का मकान है, 2-2 मकान है, और वह अवैध तरीके से एक लड़की को भगा करके ले आया और पंचायत भवन की ज़मीन में छप्पर जाल करके वह रहने लगा और उसी तरह से वह कब्जा किया हुआ। इधर सरकार की मंशा है कि किसी भी दशा में पंचायत भवन का निर्माण कराया जाए। हमारे ऊपर दबाव बन रहा है कि पंचायत भवन हर हालत में उसको तैयार कराया जाए, और अगर नहीं तैयार होता है तो आपके खाते को सीज किया जाएगा। इस नाते हमने जो है ये थाना दिवस पे लिख करके दिया, तो प्रशासन ने उसको जगह को खाली करवाया और पंचायत भवन का काम चल रहा है। संत कबीर नगर में डीएम कैंपस में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई। आरोपी ने जिला अध्यक्ष को 150 मीटर तक घसीटते हुए वो लेकर के गया है और जिला अध्यक्ष उमेश भट्ट ने आरोपी अकबर अली पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि अकबर अली आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, जिसको लेकर उसकी कई बार प्रशासन से शिकायत भी हुई है, जिससे नाराज होकर अकबर अली ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया।
ये एक किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं, उमेश भट्ट इनका नाम है, और इनके द्वारा संभवतः कोई एप्लीकेशन जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए आए थे। इसी में ये घटना प्रकाश में आई है कि किसी ने इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया है। इस संबंध में इनसे तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इनका मेडिकल कराया जा रहा है, और जो भी विधिक कार्रवाइयाँ हैं वो सारी विधिक कार्रवाइयाँ पूरी की जा रही हैं। इस संबंध में चौकी इंचार्ज कलेक्ट्रेट के अंतर्गत आता है, उनको भी निर्देश दिया गया है कि समस्त जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी रिकॉर्डिंग निकलवा लें और देख लें क्या क्या घटना है, और उस घटना के आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई होगी। तो वहीं कौशाम्बी में मंझनपुर कस्बे के हजरतगंज मोहल्ले में रहने वाले सपा नेता शबीह हैदर की संपत्ति पर प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है। कार्रवाई में सपा नेता की ओर से साल 2019 में अर्जित की गई भूमि को कुर्क किया गया, जिसकी कीमत 1,02,91,000 बताई जा रही है। डीएम के आदेश के बाद एसडीएम, तहसीलदार और कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई अमल में लाई गई और चिन्हित भूमि पर राज्य सरकार का बोर्ड लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की दूसरी बार सत्ता में वापसी के बाद से ही लगातार वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी क्रम में सरकार अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे अपात्र किसानों पर कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत जालौन जिले में भी सरकार अब पूरी तरीके से कार्रवाई करने के मूड में है। ये खास रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार में फर्जीवाड़ा करने वालों की अब खैर नहीं है। यह तस्दीक योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही दे दी थी, जिसका असर अब उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। देश के गरीब तबकों और किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके जरिए उनको आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन जब इन सुविधाओं का दुरुपयोग होने लगे और जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए उनको इसका लाभ ना मिले, तो ये हालात सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन योगी सरकार पूरे एक्शन मोड में है। ऐसे अपात्र लोगों पर अब यूपी सरकार का हंटर चलना शुरू हो चुका है। इसी को लेकर जालौन में केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठा रहे अपात्र लाभार्थियों पर सरकार एक्शन लेने जा रही है। यूपी में सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे अपात्र लोगों से रिकवरी की प्रक्रिया लगातार जारी है। जालौन जिले की बात करें तो 2,16,606 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। जालौन में प्रशासन ऐसे किसानों से रिकवरी कर रहा है जो किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं लेकिन योजना के पात्र नहीं हैं। ऐसे लोगों को जिला प्रशासन चिन्हित कर रिकवरी के लिए नोटिस भेज रहा है। आपको बता दें कि जालौन में 1740 किसानों से लगभग 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी की जाएगी। वहीं जिला प्रशासन 178 किसानों से 20 लाख रुपए की रिकवरी अब तक कर चुका है। उत्तर प्रदेश कृषि निदेशक SK उत्तम ने बताया कि अपात्र किसानों से रिकवरी प्रक्रिया लगातार जारी है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कहना है कि संपन्न किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं लेना चाहिए। देखिए, जनपद में 2,16,606 किसानों को किसान सम्मान निधि प्राप्त हो रही है। अब तक कुल 1740 किसान लगभग चिन्हित हुए हैं जिनसे रिकवरी की जानी है, और अब तक लगभग 20 लाख की वसूली हो चुकी है। उनमें से 178 फार्मर से वसूली हो चुकी है। हाँ, तो लोग अपना जमा कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अगर गलत कोई पैसा ले लिया है तो उसको जमा कर देना चाहिए, नहीं करेंगे तो रिकवरी होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो जो वास्तविक गरीब आदमी है उसको मिलना चाहिए। सरकार की इस रिकवरी प्रक्रिया से स्थानीय किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं और सरकार की सराहना भी कर रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन का कहना है कि बाकी बचे अपात्र किसानों से जल्द ही रिकवरी की जाएगी। आदेश बिल्कुल सही है। जो अपात्र हैं उन्हें तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो पात्र हैं उनको तो मिलना चाहिए, समान है। सरकारी योजनाओं का ऑडिट किया जाता है, तो जनपद जालौन में भी पीएम किसान सम्मान निधि का ऑडिट किया गया। इस ऑडिट के अंतर्गत 1740 किसान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए अपात्र थे, लेकिन उन्हें निधि प्राप्त हुई है। तो ऐसे किसानों से जो धनराशि दी गई है उसकी रिकवरी की जाएगी। अब तक लगभग 178 किसानों से 20 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है और 1740 किसानों से 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी की जानी है। लेकिन जब सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अपात्र उठाने लगे तो जाहिर सी बात है कि वास्तव में जो इस योजना के पात्र हैं इसका लाभ नहीं ले पाते हैं।
इसके साथ ही सरकार के खजाने पर भी इसका भार पड़ता है। इस बात को प्रदेश की जनता को समझना चाहिए और अगर आप सक्षम हैं तो सरकार की ऐसी योजनाओं का लाभ न लेकर सरकार की और देश की तरक्की में मदद करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर से हल्द्वानी लौटे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि चिंतन शिविर में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है, साथ ही भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी रणनीति तैयार की गई है। तो वहीं 4 धाम यात्रा में हो रही श्रद्धालुओं की मौत पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की बद इंतजामी के कारण ही लगातार श्रद्धालुओं की मौत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने। देखिए, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। उदयपुर में 3 दिन के नव संकल्प चिंतन शिविर से आप होकर आए, किस तरह का आगे को लेकर रोड मैप तैयार किया गया पूरा इसमें? देखिए, नव संकल्प चिंतन शिविर में चिंतन शिविर में निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हुआ है और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का प्रेरणादायक मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक संदेश भी दिया है और जो कांग्रेस का जो विचार हैं, जो कांग्रेस के मूल सिद्धांत हैं और जो कांग्रेस की नीतियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए पद यात्रा के माध्यम से जन जन के बीच में जाने की अपील भी की है। और एक आज देश में बांटने की कोशिश की जा रही है देश को, और कांग्रेस का हमेशा का इतिहास रहा है, कांग्रेस की हमेशा विचारधारा कहिए, उनकी नीतियां कहिए, उनके सिद्धांत कहिए, उनके मूल्य कहिए, एकजुट सर्वधर्म संभाव की विचारधारा ही है। कभी बांटने की बात कांग्रेस ने नहीं की है। कांग्रेस ने जोड़ने की बात की है, समाज को जोड़ने की बात की है और एक नए संकल्प के साथ भारत जोड़ो, इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। और मेरा मानना है कि जो कांग्रेस का जो समेकित विकास, जो सामाजिक न्याय है, जो गरीबी उन्मूलन है, जो छुआछूत के खिलाफ लड़ाई है और जो जनजाति के हैं, दलित समाज है, आदिवासी हैं और जो हमारी महिलाएं हैं और जो हाशिए पर लोग चले गए हैं, हाशिए पर खड़े लोग हैं, उनके उत्थान के उन्नयन के लिए कांग्रेस ने बहुत काम किया है और नीतियां बनाई है, पॉलिसीज बनाई हैं, कल्याणकारी कार्यक्रम बनाए हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए एक भविष्य का रोड मैप तैयार किया गया है और मेरा मानना है कि हम सब लोग मिलकर जो कांग्रेस नेतृत्व के जो निर्देश हैं उसका अनुपालन करेंगे, जनता के बीच में जाकर अपनी बात को कहेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि आप उत्तराखंड के बड़े नेता हैं, लेकिन 5 साल आप भाजपा में रहे, कहना कि उत्पीड़न हुआ, ऐसी वर्ग का भी एक बड़ा उत्पीड़न हो रहा है वहाँ, क्या इस तरह की चीज़ें हैं कुछ? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने संबोधन में, अपने उद्बोधन में, अपने भाषण में मेरा नाम भी उन्होंने इंगित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की उपेक्षा कर देखती है, अनदेखी करती है, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है और उत्पीड़न करती है। जब मैंने कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तो मैंने यही कहा था कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, दलित हाशिए पर हैं और आज स्पष्ट हो चुका है कि जिस तरह से समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, धर्म तो सबके समान है और ये संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित रूप से इसी संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की मौत हो रही है, सरकार के इंतजामों को किस तरह से देखते हैं?
अब देखिए, सरकार के इंतजामात, सरकार की जो व्यवस्थाएं जग जाहिर हो चुकी हैं और सरकार अब भी गंभीरता से नहीं ले रही है। मौतों का आंकड़ा 44 तक जा पहुंचा है और वो कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। इससे बड़ी शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बयान कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये उत्तराखंड का अपमान है। पूरे देश में उत्तराखंड की अपनी एक पहचान है, देवभूमि कहा गया है और लाखों श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड में आते हैं। तो निश्चित रूप से जो व्यवस्थाएं थी वो सब चरमरा चुकी हैं। कोई रोड मैप नहीं है, कोई इनकी निगरानी नहीं की है, मंत्रियों और अधिकारियों में तालमेल नहीं है, मंत्री उन व्यवस्थाओं को देख नहीं पा रहे हैं, बाहर विदेशों में सैर सपाटे में मस्त हैं और आज प्रधानमंत्री कार्यालय संज्ञान ले रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है और जो देवी आपदा प्रबंधन के जो राष्ट्रीय सदस्य हैं उन्होंने ऋषिकेश में बैठक ली और उसमें सरकार को लताड़ा भी है। तो मेरा मानना है कि आज हम हतभ्रम हैं कि आखिरकार ये इतना होने के बावजूद भी आज भी सरकार नहीं चेत रही है और जो हमारे श्रद्धालु हैं रात को खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। 10-10 घंटे 8-8 घंटे जाम लग रहा है। 10 किलोमीटर चलने में 6 घंटे 8 घंटे का वक्त लग रहा है। तो बद इंतजामी है और कोई आज इतना होने के बावजूद भी अभी भी सरकार सोई हुई है। तो मेरा निश्चित रूप से मत है कि ये उत्तराखंड की देवभूमि की और चारधाम यात्रा के जरिए जो हमें 1200 करोड़ का लगभग राजस्व की प्राप्ति होती है उस समय भी भारी क्षति पहुंचेगी और एक संदेश जो जा रहा है पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में, विश्व में कि उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार चारधाम यात्रा को निर्विघ्न रूप से संचालित नहीं कर पा रही है। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जिन्होंने कहा कि जो चिंतन शिविर था उसमें कहीं ना कहीं आगे का रूट मैप तय किया गया, जनता के साथ कार्यकर्ताओं को जन तक जाने की उम्मीद की गई। इसके अलावा चारधाम में लगातार हो रही मौतों को लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर इंतजाम नहीं कर पा रही है। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने तय हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा भी रिटायर हो चुके हैं और उनकी भी सीट खाली हो रही है जिसका चुनाव होना है। उत्तराखंड में रिक्त होने जा रही राज्यसभा की इस एक सीट के लिए बीजेपी ने कवायद तेज कर दी। हालांकि नामों के पैनल को लेकर के बैठक होनी थी लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के उत्तराखंड दौरे को लेकर के ये बैठक नहीं हो सकी। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि जल्द ही नामों के पैनल को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठक करेंगे और नामों के पैनल को केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। प्रक्रिया होती है। प्रदेश की माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चुनाव समिति जो होगी पैनल बनाने वाली उसकी बैठक होगी और उसमें वो प्रदेश का जो व्यू है, प्रदेश के पास जो पैनल है उसको केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा और केंद्र उस पर तय करेगा कि यहाँ से करना है कि बाहर से करना है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कर्नल कोठियाल ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपना त्यागपत्र भेजा है। आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री फेस थे। कर्नल अजय कोठियाल ने अरविंद केजरीवाल को भेजे त्यागपत्र में लिखा कि मैं 19 अप्रैल 2021 से आज यानी कि 18 मई तक आम आदमी पार्टी का सदस्य रहा हूं। पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं, बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज 18 मई 2022 को पार्टी की सदस्यता से अपना त्यागपत्र दे रहा हूं।
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद मामला बढ़ता जा रहा है। अब वजू खाने का नया वीडियो सामने आया। ज्ञानवापी मस्जिद के नए वीडियो में वजू खाने के ठीक सामने नंदी नजर आ रहे हैं। वजू खाने और नंदी के बीच में लोहे की एक जाली नजर आ रही है। इससे पहले भी वजू खाने का एक वीडियो सामने आया था, इसमें शिवलिंग के दिखने का दावा किया जा रहा है। सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने यह भी साफ किया है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि ये वजू खाने का ही है, लेकिन ये वो वीडियो नहीं है जो उन लोगों ने शूट किया था। अब ये वीडियो कब का है, इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के बाद शिवलिंग मिला या फिर फव्वारा, इसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे फव्वारा बताया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के पास शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा मिला है, जो 400 साल पुराना है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराने के वाराणसी कोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वाराणसी कोर्ट का फैसला गलत है। 1991 एक्ट के तहत कानून का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया कि मुसलमानों को रिलीजियस ऑब्जर्वेंस करने की पूरी इजाज़त है और रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में वजू भी शामिल है। 400 साल से उसको हाथ नहीं लगाए, और अगर यही अगर आप करते रहेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा, पूरे फव्वारे बंद हो जाएंगे ताजमहल के। वो तो गलत ऑर्डर है लोअर कोर्ट का। लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कल इसकी सुनवाई करेगा तो कंप्लीट स्टे दे देगा लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर, कंप्लीट स्टे दे देगा उस सर्वे के ऊपर, उस सब चीजों के ऊपर। अरे वो इम्प्यून ऑर्डर है, वो उसको शिवलिंग नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इम्प्यून ऑर्डर कहा। वो चैलेंज हुआ है, आप क्यों उसको नाम दे रहे हैं इस तरह का? अरे फवारा है, और बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने लोअर कोर्ट ने, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आए, बगैर मुसलमानों को मौका दिया सुनने की, आपने ऑर्डर पास कर दिया। कंप्लीटली अनफेयर है ये बताता है कि किस राह पर लेकर जाना चाहते हैं उसको। तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में बैठ करके ये कह रहे हैं कि जो फव्वारा है वो 400 साल पुराना है। हालांकि जो कोर्ट में दलील पेश की गई थी तो ये कहा जा रहा था कि ये फव्वारा 2019 में बना है। अब ये पूरा माजरा क्या है, ये न्यायिक प्रक्रिया के हाथ में है और उन्हें ही तय भी करना है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ में। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।